नागरिकता सिटीजनशिप, इसका परिचय देखते हैं। इंट्रोडक्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में यानी भाग 2 में ये है और ये स्पष्ट करता है कि इस राज्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में से नागरिक कौन होंगे। और संविधान में नागरिकता से संबंधित बहुत कम प्रावधान देते हुए सिर्फ यह बताया गया है कि संविधान लागू होने के दिन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा और बाद की स्थिति के लिए नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद के पास है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है। और संसद ने सर्वप्रथम जो है 1955 में नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट पारित किया 1955 में और इसी में जो है बार बार संशोधन संसद द्वारा किया जाता है। नागरिकों के विशेष अधिकार, स्पेशल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। सभी देश अपने नागरिकों को शेष व्यक्तियों की तुलना में कुछ विशेषाधिकार देते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े विषयों में ऐसा प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। और भारतीय संविधान में भी कुछ ऐसे ही अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि अगर ये बात किया जाए कि सिर्फ नागरिक को कौन सा अधिकार दिया गया है, सिर्फ नागरिकों को प्राप्त अधिकार, तो ये जो है 15, 16, 19, 29, इसके अलावा इधर देखिए 58, 66 और भी ढेर सारे हैं। तो हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15 में भेदभाव के प्रतिषेध, ये सिर्फ भारतीय नागरिक को अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 15। इसी तरह अनुच्छेद 16 भारतीय नागरिक को प्राप्त है। इसमें दिया गया है लोक नियोजन में अवसर की समता का अधिकार। इसी तरह अनुच्छेद 19 में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अन्य अधिकार दिए गए हैं सिर्फ नागरिक को। अनुच्छेद 29 द्वारा जो है भाषा,
लिपि व संस्कृति के संरक्षक का अधिकार दिया गया है। संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया। कुछ संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का भी अधिकार है, जो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं। संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार, जैसे कि राष्ट्रपति, ये अनुच्छेद 58 में है। इसी तरह जो है उपराष्ट्रपति, ये अनुच्छेद 66 में है। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये अनुच्छेद 124 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये अनुच्छेद 217 हो जाएगा। राज्यों के महाधिवक्ता, ये अनुच्छेद 165 हो जाएगा। इसके अलावा जो है संसदों की सदस्यता, यहाँ पर सांसद की सदस्यता, ये अनुच्छेद 84 में है। राज्य विधानमंडलों की सदस्यता, ये अनुच्छेद 191 में। इसी तरह जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये 1950 का अधिनियम था। इसके तहत मतदान करने का अधिकार भी जो है सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ये सारे अधिकार जो हैं सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकता का स्वरूप कैसा है? नागरिकता का स्वरूप, भारतीय नागरिकता के स्वरूप में 3 महत्वपूर्ण बात पर विचार किया जाता है। जैसे कि एक जो है भारत राज्य एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप को ही मान्यता देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं दिया जाता, इसको जो है मान्यता नहीं दिया जाता। यानी कि देश और राज्य की अलग अलग नागरिकता जो है यहाँ पर नहीं दी जाती है। दूसरी चीज़ है भारत राज्य अपने नागरिकों को सिर्फ भारतीय नागरिकता धारण करने की अनुमति देता है। एक साथ जो है एकाधिक देश का नागरिकता, एकाधिक देश का नागरिकता नहीं दिया जाता, अनुमति नहीं देता। तीसरी चीज़ जो है भारत में सिर्फ प्राकृतिक व्यक्तियों, नेचुरल पर्सन को नागरिकता दी जाती है।
यहाँ पर विधिक व्यक्तियों को नागरिकता नहीं दी जाती। वीगन पर्सन्स को नागरिकता नहीं दी जाती है। विधिक व्यक्ति मतलब क्या हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर तो कंपनी हो गया, निगम हो गया आदि। कंपनी निगम को नागरिकता नहीं दी जाती। तो भारतीय नागरिकता का ये स्वरूप है। अब ये है कि एकल नागरिकता किसे कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि देश के सभी व्यक्ति सिर्फ देश के ही नागरिक होंगे। इसका अर्थ क्या होता है, देश के सभी व्यक्ति सिर्फ देश के ही नागरिक हैं। वे किसी राज्य या प्रांत विशेष के नागरिक नहीं हैं। वे किसी राज्य या प्रांत विशेष के नागरिक नहीं। लेकिन जैसे कि कुछ देश है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यहाँ पे दोहरी नागरिकता दी जाती है। दोहरी नागरिकता का यहाँ पर नियम है। यहाँ पे जो है व्यक्ति देश के साथ साथ राज्य के भी नागरिक होते हैं यहाँ पर। लेकिन भारत का जहाँ तक प्रश्न है उसमें एकल नागरिकता को स्वीकारा गया है और इस विषय में संविधान सभा जो है वो एकात्मकता के पक्ष में झुके हुए थे, ना कि संघात्मकता के पक्ष में। अब जो है एकल नागरिकता के अपवाद क्या है। जैसे कि अगर हम लोग देखें अनुच्छेद 15(1) देखें तो इसमें कहा गया है कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच धर्म, मूल वंश, देश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। तो यहाँ पर जो पैमाना दिया गया उसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान है। लेकिन इसमें जो है जैसे कि निवास स्थान नहीं शामिल है। निवास स्थान जैसे कि इसमें नहीं शामिल है, जिसको प्लेस ऑफ रेसिडेंस कहा जा सकता है, ये शामिल नहीं है। इसका अर्थ है कि अगर राज्य चाहे तो वो निवास स्थान के आधार पर जो है अपने शिक्षण संस्थान में अपने निवासियों को वो विशेष सुविधा दे सकता है। इसके आरक्षण पर जो है विशेष सुविधा दिया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दाखिले में आरक्षण हो गया, एडमिशन के समय आरक्षण हो गया। इसी तरह जैसे कि शुल्क में छूट हो गई, अपने निवासियों को देगा। जो आधार इसमें शामिल नहीं है उसके आधार पर दे सकता है। तो एक ये अपवाद हो गया। दूसरा अपवाद क्या है, अगर इसे नंबर दे दिया जाए तो
दूसरा जैसे कि एक अनुच्छेद 16(3) हो जाएगा, यानी ये संसद को अधिकार देता है कि वह किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी अर्हता लागू करा सकती है। निवास संबंधी अर्हता लागू कर सकती है। और इसका एग्जांपल देखें तो जैसे कि अभी वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था लागू है। और आंध्र प्रदेश में जो है ये 32वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा इसको अनुच्छेद 371 में जोड़कर लागू किया। इसी तरह देखें तो एक और एग्जांपल जैसे लेते हैं, अनुच्छेद 19(1) इसके अंतर्गत जो है घर और आंगन, इसके तहत क्या कहा गया है कि भारत में कहीं भी अबाध संचरण और निवास करने का अधिकार। अबाध संचरण यानी फ्री मूवमेंट, तथा निवास करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन साथ ही एक युक्तियुक्त निर्बंधन भी जो है वो अनुच्छेद 19(5) के माध्यम से इस पे लगाया गया है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। और वो क्या लगाया गया है कि साधारण जनता या अनुसूचित जनजातियों के हित में इन स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, ये जो है युक्तियुक्त निर्बंधन हो गया। जैसे यहाँ पर लिखा है इसका युक्तियुक्त निर्बंधन, इसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ये जो है ये लगाया गया है इस पे। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें तो जैसे वर्ष 2019 तक जो है, हालांकि ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है, लेकिन जैसे वर्ष 2019 तक जो है जम्मू कश्मीर में जो है वहाँ के विधानमंडलों को शक्ति था, जैसे JNK के विधानमंडल के पास शक्ति था कि वो परिभाषित कर सकता था कि इस राज्य के कौन नागरिक होंगे, अस्थायी निवासी जो है राज्य का कौन होगा।
निवासित करता था कि राज्य के स्थायी निवासी और इसी पे जो है जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासियों को राज्य की नौकरियां या अचल संपत्ति की खरीद या राज्य में निवास या उसके बच्चों को शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती है या फिर अन्य सुविधाएँ दी जाती है वो इसी के आधार पर प्रदान किया जाता था। और यह प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 370 के तहत जो है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, विशेष दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को प्राप्त था, JNK को प्राप्त था। और ये अनुच्छेद अब जो है वापस ले लिया गया है, जिसकी वजह से ये अब समाप्त हो गया। तो ये चीज़ें जो है एकल नागरिकता की अपवाद सारी चीज़ें अब जो है हम लोग देखते हैं। सिर्फ एक देश की नागरिकता क्या होती है? सिर्फ एक देश की नागरिकता, सिटीजनशिप ऑफ वन कंट्री ओनली। इस अवधारणा को जो है एकल नागरिकता कह सकते हैं, एकल नागरिकता कहा जाता है। एंड इसका अर्थ है कि व्यक्ति एक समय में सिर्फ एक ही देश का नागरिक हो सकता है, यानी एक समय में सिर्फ एक ही देश का नागरिक हो सकता है, एक ही देश का नागरिक हो सकता है, एक से अधिक देश का नहीं हो सकता, एक अधिक देश का नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम लोग मान के चल, जैसे इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और जहाँ तक अपने भारत के बारे में सवाल है तो अनुच्छेद 9 में जो है स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि भारत का नागरिक, भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, अन्य देश नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। और ये बातें कहीं ना कहीं जो है एकल नागरिकता की तरफ इशारा करती है। इसी तरह जो है विधिक व्यक्ति नागरिक नहीं है, इस शब्द का क्या तात्पर्य है? विधिक व्यक्ति नागरिक नहीं है, उनकी लीगल पर्सन्स आर नॉट सिटीजन्स। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे कि नागरिकता के संबंध में विवाद है कि यहाँ पर जो है विधिक व्यक्ति को, और विधिक व्यक्ति का अर्थ क्या हो गया था? जैसे कि कंपनी था, निगम था, तो इसे नागरिकता नहीं दिया गया। इसके लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय में एक केस लिया था और वो था स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर।
ये मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय में गया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था कि किसी कंपनी, निगम या विधिक व्यक्ति को मूल अधिकार नहीं दिए जा सकते। और इस बात से यह स्पष्ट है कि वह विधिक व्यक्ति को नागरिकता या नागरिक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। नागरिकता का दर्जा नहीं दिया जाए। अब जैसे कि यहाँ पर नागरिकता किस चीज़ पर आधारित है, यानी कि नागरिकता जो है वो जन्म स्थान पे आधारित है या वंश पे आधारित है। तो अलग अलग देशों में जो है दो तरह की चीज़ें प्रचलित होती हैं। अगर देखें विश्व में जो है, अगर देखें तो वहाँ पर दो प्रकार से नागरिकता प्रचलित है। दो प्रकार की नागरिकता जो है वो प्रचलित है। एक को जो है जस सैंगिवनिस कहा जाता है, जस सैंगिवनिस कहा जाता है। दूसरे को जस सोलाई कहा जाता है, जस सोलाई। ये दो प्रकार की नागरिकता जो है वर्ल्ड में। और इसे देखें, अब हम लोग जो है देखते हैं कि जस सैंगिवनिस क्या होता है। इसका अर्थ होता है रक्त का अधिकार। रक्त का अधिकार, राइट ऑफ ब्लड। और कई देश नागरिकता का निर्धारण जो है वो इस पद्धति पर करता है। और इसके अनुसार क्या होता है कि देश के नागरिकों के बच्चे, देश के नागरिकों के बच्चे ही नागरिक होंगे, चाहे वो जहाँ भी पैदा हो। और अगर अनागरिक के बच्चे देश के भीतर जन्म लेते हैं तो भी वो नागरिक नहीं बनेंगे। इसका अर्थ ये भी है कि अगर कोई अनागरिक है और उसके बच्चे जो हैं देश के भीतर जन्म लेकर भी नागरिक नहीं बनेंगे, ये इसका अर्थ होता है। दूसरी तरफ जस सोलाई है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भूमि का अधिकार। राइट ऑफ द सॉइल। और इस सिद्धांत पर क्या होता है कि व्यक्ति की नागरिकता उसके जन्म स्थान से तय होती है। व्यक्ति की नागरिकता उसके जन्म स्थान से तय होती है, न कि रक्त या वंश से।
फ्रांस जो है इसका समर्थक रहा है। यह सिद्धांत जो है इस बात को मानता है कि राज्यविहीन व्यक्ति के बच्चे को भी जन्म स्थान के आधार पर देश की नागरिकता दी जानी चाहिए। और अमेरिका भी कुछ समय तक जो है वो इसका समर्थक रहा था। और अधिकांश देश जो है वो नागरिकता के तौर पर जो है इन्हीं दोनों सिद्धांत का उपयोग करते हैं। और जहाँ तक भारत का प्रश्न है, तो भारत के मामले में, अगर भारत के मामले में देखें तो यहाँ पर जो है दोनों का मिश्रण दिखता है, दोनों का सम्मिश्रण यहाँ पे दिखता है। इन भारत जो है वर्तमान में वो रक्त संबंध को ज़्यादा महत्व देता है। जन्म स्थान को कम, महत्व तो दोनों का है, लेकिन रक्त संबंध को ज़्यादा है और जन्म स्थान को कम होता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 1950 से 1987, ठीक है, इसमें क्या था उस समय कि भारत में जन्म लेने वाले हर बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाती थी। अगर कोई भी बच्चा भारत में जन्म लेता है, भारत में जन्म लेने वाले हर बच्चे को नागरिकता उस वक्त दी जाती थी। फिर 1987 से 2004 के बीच में नियम को कठोर किया गया और 2004 के बाद में भी जो है अब सिर्फ उन्हीं बच्चों को नागरिकता मिलती है जिसके माता पिता दोनों में से दोनों भारत के नागरिक या उसमें से किसी कोई एक, उसमें से कोई एक जो है भारत का नागरिक है इसमें। और दूसरा अवैध प्रवासी नाम है, दूसरा अवैध प्रवासी। और ये व्यवस्था कहीं ना कहीं जो है रक्त का अधिकार से नजदीक है। अब हम लोग देखते हैं संवैधानिक प्रावधान इसके कहते हैं। जैसे कि भाग 2 में ये है और इसका शीर्षक क्या रखा हुआ है, इसका शीर्षक जो है नागरिकता, सिटीजनशिप रखा गया है। और इसमें अनुच्छेद जो है 5 से 11 है और इसमें बताया गया है कि संविधान लागू होने के समय किन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। और इसमें जो है अनुच्छेद 5 से 8 में जो है 4 वर्गों का उल्लेख है। और अनुच्छेद 9 जो है किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं रहने देगा। और जहाँ तक अनुच्छेद 10 से नागरिकता से संबंधित संसद को दिया गया है। हम लोग देखते हैं संविधान के आरंभ होने पर नागरिकों के 18 वर्ग
जैसे एक था अधिवास बनाना, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 5 में करते हैं। इसके अनुसार से जो है प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है, वह भारत का नागरिक है। और इसके लिए जो है 3 शर्त की गई है कि उसमें से 3 शर्त में से कोई एक शर्त उसको पूरा करना पड़ेगा। और वो 3 शर्त क्या है? 3 शर्त में से जैसे कोई पहली शर्त है कि वो भारत राज्य क्षेत्र में रहना है, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत का निवासी ये जो है अधिवास द्वारा नागरिकता दी गई है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय वो भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करता है और वो भारत का नागरिक हो, अगर वो जो है 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है। और उसके लिए शर्त क्या है? पहला शर्त है कि वो भारत राज्य क्षेत्र में रहना है। दूसरा शर्त है कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में रहना है। और तीसरा है संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो। ये 3 शर्त है। अगली चीज़ें जो है वह पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्ति की नागरिकता। पाकिस्तान से प्रव्रजन करके व्यक्तियों की नागरिकता। चलिए, हुआ क्या था कि विभाजन के समय बहुत सारे लोग जो है प्रोत्साहित होकर पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन फिर वहाँ पर जो है उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ या फिर उन्हें जो है वहाँ के नागरिक के तौर पर नहीं माना जाता था या अल्पसंख्यक होने के वजह से जो है उन पर अत्याचार किया जाता था। तो फिर वो जो है वापस लौट के भारत आना चाहते थे, तो उनके लिए जो है ये वर्ग बनाया गया था और ये जो है अनुच्छेद 6 में रखा गया है इसको। और इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों में से किन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा। और ऐसे व्यक्तियों को 2 वर्ग में बांटा गया है।
ऐसे व्यक्तियों को जो है 2 वर्गों में बांटा गया। एक वर्ग वो है जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए। दूसरा जो है जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आए। और 19 जुलाई 1948 क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत, इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आने जाने के लिए जो है अनुमति पत्र जिसको परमिट कहा जाता है, इस प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो ये 2 वर्ग में बांटा गया था। और इसमें जो है अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से जो भारत प्रवेशन करके आए कोई व्यक्ति जो है वह भारत का नागरिक तभी समझाया जाएगा जब वह 2 शर्तों को पूरी करेगा। और ये दोनों शर्त अनिवार्य हैं, जैसे कि एक जो है उसका या उसके माता पिता अथवा दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्रों में ये चीज़ें थी। दूसरी शर्त जो था वो 19 जुलाई 1948 से पहले और जो बाद में आया, बाद में प्रवचन करने वाले के लिए अलग अलग था, अलग अलग है। जो पहले आया है उसके लिए सिर्फ इतना शर्त है कि वे आने के बाद से साधारणतः भारत में रह रहा है। और अगर जो बाद में आया है, जो बाद में आया है, इसके लिए क्या है कि इसके लिए जरूरी है कि उन्हें जो सक्षम अधिकारी हैं उसके पास जाके स्वयं को भारत के नागरिक के तौर पर पंजीकृत कराएं। और ये पंजीकरण जो तभी हो सकता है जब ऐसा व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन करने की तिथि के 6 महीने पहले से भारत में रहा था। ये जो है पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्ति की नागरिकता थी। अब जो है अगला है
पाकिस्तान को यानी जो पाकिस्तान माइग्रेट कर जाते हैं करने वाले यानी पाकिस्तान चले जाने वाले लोगों की नागरिकता, और इसकी चर्चा जो है 6-7 में किया गया और इसमें बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया है वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। लेकिन इसके लिए सुविधा रखा गया है कि वो जो है अस्थायी तौर पर भारत वापस आता है, अस्थायी तौर पर भारत लौटने के लिए अनुमति लेता है, तो इस पे वही नियम लागू होंगे जो 19 जुलाई 1948 के बाद वाले पर लागू है। ये चीजें हैं, यानी कि उसको जो है पंजीकरण कराना होगा, पंजीकरण के लिए आवेदन देना होगा और आवेदन देने से कम 6 महीने तक भारत में जो है उसको रहना होगा। ये चीज़ें जो है ये है। दूसरा जो है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, ये अनुच्छेद 8 में इसकी चर्चा की गई है। जो भारत से बाहर रहते हैं वो बाहर के मुल्क के नागरिक, उसकी नागरिकता के बारे में कहा गया है। और इसमें कहा गया है कि जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के निवासी नहीं थे, किंतु भारतीय मूल के थे, भारतीय मूल के हैं, वे भारतीय मूल के हैं। इसके अनुसार क्या है, जिस व्यक्ति का जन्म अथवा जिसके माता दादा दादी या फिर नाना नानी में से किसी का जन्म 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था और वर्तमान में साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है, साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। और इसके लिए क्या है कि यदि वह अपने निवास के देश यानी जिस देश में वो रह रहा है वहाँ पर जो भारत के राजनयिक हैं या फिर जिसको कौंसलीय प्रतिनिधि कहते हैं, इसके समक्ष जो है नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा समक्ष।
नागरिकता का आवेदन प्रस्तुत करता है और इसका आवेदन जो है इसको आवेदन पंजीकृत कर लिया जाता है, तो वो जो है नागरिक से हो जाएगा, पंजीकृत कर लिया। यानी कि जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के निवासी नहीं थे, लेकिन वो भारतीय मूल के थे। भारतीय मूल का कहने का मतलब कि जिस व्यक्ति का जन्म या फिर उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था और वो वर्तमान तौर पर साधारण तौर पर जो है किसी अन्य देश में रह रहा है, वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वो अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक या कौंसिल प्रतिनिधित्व के समक्ष नागरिकता का आवेदन प्रस्तुत करता है या और जो है उसके आवेदन को वहाँ पे पंजीकृत कर लिया जाता है, तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। फिर देखते हैं नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। नागरिकता की समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। ये जो है अनुच्छेद 9 में दिया गया है, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 9 में है और इसमें कहा गया है कि यदि किसी भारतीय नागरिक ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है, तो वह अनुच्छेद 5, 6 या 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 5, 6, 8 दिया गया है, 7 नहीं दिया गया है। यानी कि 7 जो है अगर पाकिस्तान को प्रयोजन करता है और जो है तो वो भारत का नागरिक तो नहीं समझा जाएगा, लेकिन जो है वो वहाँ से अस्थायी तौर पर भारत आने के लिए आता है तो उसको जो है पंजीकरण के लिए आवेदन देना होगा और आवेदन से 6 महीने पहले से वो भारत में रहने के बाद जो उसका आवेदन लिया जाएगा। तो यहाँ पर 5, 6, 8 की चर्चा की गई है। इसका अर्थ ये होता है कि भारत जो है वो एक नागरिकता को मान्यता दे रहा है, एक से अधिक देश की मान्यता को नागरिकता नहीं दे रहा है। इसके बाद जो है संसद का विधियां बनाने का अधिकार। Parliament's right to enact laws। ये जो है अनुच्छेद 10 और 11 में है। जैसे कि हम एक एक अनुच्छेद को लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 10, इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अनुच्छेद 5 से 8 के प्रावधानों के अनुसार भारत का नागरिक है या समझा जाता है, वह संसद द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक बना रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि संविधान लागू होने के बाद नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है वो संसद द्वारा निर्धारित होंगे
संविधान के आरंभ में जिन व्यक्तियों को भारत का नागरिक मान लिया गया है वो भारत के नागरिक बने रहेंगे, किंतु इसके लिए उन्हें संसद द्वारा पारित विधियों का पालन करना होगा। इसी तरह जो है अनुच्छेद 11 में क्या आ गया है कि अनुच्छेद 5 से 10 तक कही गई कोई भी बात नागरिकता के अर्जन, एक्विजिशन तथा समाप्ति, टर्मिनेशन, या नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपवन बनाने की संसद की शक्ति कम नहीं करेगी। इस कदम का सीधा सा अर्थ यह है कि नागरिकता से संबंधित सभी विषय पर कानून जो है वो संसद द्वारा बनाया जाएगा, यानी कानून जो है वो संसद द्वारा बनाया जाएगा और जो है इसको अनुच्छेद 5 से 11 के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आज हम लोग यही रखते हैं, आगे फिर हम लोग नागरिकता अधिनियम 1955 देखेंगे।